हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। ईवीएस ब्रह्मास्त्र का ये 18वां वीडियो है और अंतिम वीडियो है, यानी पूरा ईवीएस आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। शिक्षा शास्त्र से संबंधित देखा जाए तो ये दूसरा और अंतिम वीडियो है। आज पूरा ईवीएस आपका समाप्त हो जा रहा है और पूरा अच्छे तरीके से आज देख लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें पेडागोजी सेक्शन में आज क्लियर हो जाएंगे। अगर इसके पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ देख लीजिएगा। और साथ में ये भी ज़रूर कहेंगे कि प्रीवियस ईयर ज़रूर बना के आगामी एग्ज़ाम में भाग लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ाना कहाँ से है? अध्यापिका से। अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। वो विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसलों के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था। घर की बालकनी मतलब घर में बालकनी जो होता है ना, उसी पे एक घोंसला बनाया गया था। लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़ियों की बीट से गंदी हो रही है। अध्यापक को क्या करना चाहिए? यहाँ तक हम पढ़ लिए, इसके आगे भी नहीं पढ़ेंगे। अब सपोज कीजिए कि ये हर घर का परेशानी है। जैसे में आप अपने घर पे देखिएगा तो हो सकता है बालकनी में हो सकता है घर में, चाहे कहीं भी घोंसला बना हुआ होगा। और आपके घर के जो गार्जियन होते, बच्चे नहीं, बच्चे तो पक्षी वगैरह से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो आपके घर के गार्जियन वगैरह होंगे, बीट वगैरह करने से या लकड़ी वगैरह गिरने से परेशान होते होंगे साफ सफाई करने में, तो वो क्या करते हैं, घोंसले को कह रहे कि गंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा कहकर उस घोंसले को वो हटा देते हैं। तो एक शिक्षक के नाते आप क्या करेंगे? अगर यहाँ पे बच्चे को अच्छी ज्ञान नहीं दे पाते हैं तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा। याद रखिएगा, कोई भी सीटेट का आंसर देने से पहले सोचिएगा और ऑप्शन चूज करने से पहले सोचिएगा। यहाँ पे ये भी फंसाया जा सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा के कि उसको हटा देना बहुत उचित था, कहीं और ले जाकर रख देना चाहिए था, जिससे घर गंदा नहीं हो। घर गंदा होगा तो सफाई में ज़्यादा मेहनत लगेगा, ये वो फलाना ढीम का सारा चीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना होना चाहिए कि इस तरीके से क्या होगा, बच्चे के मन में क्या होगा, गलत प्रभाव पड़ेगा। जो भी घोंसला वगैरह पक्षी वगैरह का होगा, उससे दूर वाला मामला हो जाएगा बच्चों का, यानी वो टूटे फूटे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की शिक्षा हमें नहीं देना है। सभी से प्यार करना है, सभी का मान रखना है, सम्मान करना है। वो पक्षी के मामले में हो, पशु के मामले में हो, सभी के बारे में सोचना है। ठीक है, उसी तरीके से आपको कार्य भी करना है। अब आगे का ऑप्शन पढ़िए और ध्यान से समझिए। इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे, केवल देख के टिक करना होगा अगर ये दिमाग में बैठ गया तो। पढ़िए आगे। विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन कर के उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। देखिए कितना बेहतरीन सा ऑप्शन विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए, विद्यार्थी के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। देखा आपने, रुकावट हुआ कि नहीं, रोका गया कि नहीं। अब इस तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे जिसे आपको टिक करना है। ये ऑप्शन नहीं कि घर गंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह के ऑप्शन नहीं। जनरल वाले ऑप्शन नहीं टिक करने हैं। चलिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं, अगले मतलब पॉइंट पे चलते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और एक एक क्वेश्चन जिस तरीके से डील करवा रहे हैं, ये पूरा आज देख लीजिएगा तो कल अच्छा करके आइएगा निश्चित। अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बहार आती है। बहार मतलब उनमें फूल आते हैं। यहाँ पर अध्यापक प्रयोग में मतलब कौन सा कौशल विकास करना चाहता है या कराना चाहता है। जैसे मैं इसको फिर से आपको क्वेश्चन समझा देते हैं अगर समझ में नहीं आया होगा तो। इसमें है क्या, पूछा क्या जा रहा है और ये शिक्षक कराना क्या चाहते हैं। जैसे जब बच्चे गए, यहाँ पे पढ़िएगा, बगीचे में जो भी बच्चे बगीचे में गए उन्होंने देखा कि गुलाब के कुछ पौधे हैं और कुछ पौधों में ऐसा देखा गया कि उसमें फूल नहीं खिले हैं। तो ये फूल कितने दिन में आएंगे, कैसे आएंगे, क्या होगा, इसके बारे में क्या किया जाए, मतलब कैसे पता चलेगा कि कितने दिन में उनमें बहार आ जाएगी यानी फूल आ जाएंगे। तो प्रतिदिन देखने के लिए उन्हें निर्देश दिया गया टीचर के द्वारा कि आप देखिए उसको। इससे क्या होगा ना कि वो प्रतिदिन देखेंगे और क्या करेंगे, आंकड़े दर्ज करेंगे। हाँ, इतने दिन बाद ये
ये आ गया फूल और एक जिज्ञासा भरी से आज आया क्या, चले देखते हैं आज आया क्या फूल। तो ये उनके अंदर जिज्ञासा भी आता है। आप खुद को एक बच्चा बन के ना उस क्वेश्चन को समझिएगा, फिर उत्तर दीजिएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर मैं छोटा सा बच्चा हूँ, अगर ये प्रश्न मुझसे पूछा जा रहा है तो मैं उत्तर कैसे दूंगा, हो सकता है 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन एक जैसे दिखेंगे, लेकिन उसमें से सबसे बेहतर चूज करने के लिए कहा जाएगा। जैसे मुझे एक क्वेश्चन मॉर्निंग में मैं देख रहा था, हिंदी का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन में पूछा गया था ये कि स्वतंत्र लेखन का मुख्य लाभ यह है कि शिक्षार्थी। अब यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से समझिएगा और यहाँ पे बहुत बड़ा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इन्होंने पूछा क्या है, स्वतंत्र लेखन के बारे में। किसके बारे में? स्वतंत्र लेखन के बारे में। स्वतंत्र लेखन क्या हो सकता है? स्वतंत्र मीन्स स्वतंत्रता मिल जाए, यानी आज़ादी मिल जाए, छूट मिल जाए, मुझे पूरी स्वतंत्रता है, पूरी छूट है आपके पास। जैसे एक पंछी जो होता है पिंजड़े में होता है, तो वो एक तरह से कहा जाए कि वो पिंजड़े में बंद है, गुलाम है, वो बाहर निकल के विचरण नहीं कर सकता है। लेकिन उसको खुला छोड़ दीजिए, उसको स्वतंत्र कर दीजिए तो क्या होता है, खुले आसमान में तैरने लगता है। बच्चे को भी इसी तरीके से आपको रखना है, खुले आसमान में छोड़ दीजिए, वो घूमेगा फिरेगा, पूरा आसमान उसका हो जाएगा, जहाँ जाना चाहेगा वहाँ जाएगा। उसी तरीके से लेखन में भी होना चाहिए स्वतंत्र लेखन, यानी पूरी छूट मिलनी चाहिए, जो लिखना चाहे वो लिखे, जैसे लिखना चाहे वैसे लिखे। वही चीज़ लिखा गया है। स्वतंत्र लेखन का मुख्य लाभ यह है कि, इसका मुख्य लाभ क्या है, इसका मुख्य लाभ क्या है, कौन सा फायदा होगा किसको, शिक्षार्थी को कौन सा फायदा होगा। 4 ऑप्शन है, चारों फायदे वाले दिखेंगे, लेकिन इसमें से सबसे महत्वपूर्ण आपको चूज करना होगा। आप सोचिए, एक काटेंगे तो क्यों काटेंगे, 2 काटेंगे तो 2 क्यों काटेंगे, 3 काटेंगे तो 3 क्यों काटेंगे, 4 काटेंगे तो 4 क्यों काटेंगे। अगर चारों कट जाएगा तो आंसर क्या होगा? क्या सीबीएसई ने इसका कुछ और उत्तर दिया है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसे बनाया गया। दिल्ली से संतुष्टि मिली कि हाँ, दिल्ली से नहीं, दिल से संतुष्टि मिली ये कि हाँ कुछ तो दम है इस क्वेश्चन में। हम आपको समझाते हैं कि क्या है ये। आप वैसे उत्तर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इसका उत्तर क्या होगा। पेपर 1 का वैसे क्वेश्चन है, लेकिन पेपर 2 में सारे जगह पूछे जा सकते हैं और इस तरह के प्रश्न आने चाहिए। अब देखिए, क्वेश्चन समझ में आ गया कि स्वतंत्र लेखन का मतलब क्या होता है, यानी खुली छूट मिल गया। अब शिक्षार्थी को क्या फायदा है? पहला ऑप्शन है, यह महसूस नहीं करते कि उन्हें अधिक लिखना है या पूर्णतः सही होना चाहिए। ये महसूस नहीं करते क्योंकि आज़ादी है, जैसे मर्जी वैसे होगा। तो पहला ऑप्शन आपको लग रहा है कि लगभग ठीक है, नेगेटिव नहीं है लेकिन ठीक है। दूसरा, अपनी प्रथम भाषा से लिखित भाषा की विशेषताओं को सम्मिलित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रथम भाषा से। प्रथम भाषा आपको हम बता दें कि मातृभाषा का जिक्र हमेशा होता है। यहाँ पे ये भी ऑप्शन आपको ठीक लगेगा कि सर ने कहा है कि स्टार्टिंग में मातृभाषा से ही पढ़ाना चाहिए, और उस भाषा से लिखित भाषा यानी जो भी लिखने की भाषा है, दोनों को क्या करना है, सम्मिलित करने की बात कहा गया है। कि ये तो और अच्छा लग रहा है हमें ऑप्शन, ये भी तो हमें बहुत प्यारा सा ऑप्शन लग रहा है, इसको डबल टिक कर देते हैं। तीसरा पढ़ते हैं, रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं, ये भी निगेटिव नहीं है, ये भी पॉजिटिव है, इसको टिक करते हैं। चौथा, लिखने या ना लिखने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। स्वतंत्र हैं कि जाहिर सी बात है लिखने ना लिखने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं, ये भी ऑप्शन ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है ना, लगभग ये भी सही है। अगर सब निगेटिव नहीं वाला होता तो इसको भी टिक कर सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, मुख्य लाभ क्या है ये बताइए, कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। दिमाग घुमा कि नहीं? घूम गया ना? अगर इस तरह के ऑप्शन आएंगे तो घूम जाएगा कि नहीं पूरा। अब देखिए इसे कैसे बनाते हैं। आज पूरा जितना भी है दिमाग पूरा तोड़ फोड़ के अलग अलग खंडे में बैठा देते हैं आपके दिमाग को, कि कैसे ये सेट होगा। अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे तो कैसे सेट कीजिएगा, कैसे काटिएगा। ये सीख गए ना कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही डील कर जाएंगे, बिना पढ़े डील करके जाइएगा। और सीटेट तो इस तरह के प्रश्न पूछता ही है, केबीएस तो इस तरह का प्रश्न पूछता ही, घुमाने वाला प्रश्न तो पूछता ही। चलो इसका उत्तर जानते हैं। यह महसूस नहीं करते कि उन्हें अधिक लिखना है या पूर्णतः सही होना चाहिए। अब ये निगेटिव क्यों है? वैसे तो बात तो पॉजिटिव है, स्वतंत्र रूप से छूट दीजिएगा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने 2 पॉइंट जो लिखा है, दोनों पॉइंट थोड़ा सा निगेटिव है। निगेटिव क्या है? यह महसूस नहीं करते कि उन्हें अधिक लिखना है। क्या करना है? अधिक लिखना है। क्या करना है? पॉइंट पे ध्यान दीजिए, अधिक लिखना है,
साथ में या पूर्णतः सही होना चाहिए। यहाँ पे नकारात्मक क्या है, दूसरा जो पॉइंट है वो नकारात्मकता क्या है, सही होना चाहिए। यानी सही और गलत में ये फर्क दिखाने की बात कर रहे हैं। अगर इस पॉइंट को अगर हम सही करते हैं तो दिमाग में, आपके दिल के धड़कन में ये जरूर आएगा कि यहाँ पे तो थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। जो इन्होंने शब्द लगाया ना कि सही होना चाहिए, इसका मतलब सही गलत का फर्क दिखा रहे हैं। अगर वो गलत लिखना सीख गए, इस ऑप्शन को टिक हमने कर दिया और बच्चे पे ये गलत प्रभाव डाल दिया, यानी वो अगले दिन से हो सकता है कि गलत ही सीखना प्रारंभ कर देंगे, गलत ही लिखना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा चीज़ तो होना चाहिए वो पॉजिटिव, गलत ही क्यों लिखेंगे, सही भी लिख सकते हैं। जो चीज़ आज हम गलत करते हैं, जो चीज़ आज हम गलत करते हैं, क्या उसे सही नहीं कर सकते? आज हम फेल होते हैं सीटेट में, क्या हम पास नहीं हो सकते? पहले ही अटेम्प्ट देते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं और कहते हैं कि ये पहला अटेम्प्ट था इसीलिए हम फेल हो गए, समझ में नहीं है। क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पहले अटेम्प्ट में ही पास हो जाए, यानी पहली बार ही एग्जाम दे और उसमें पास हो जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जब वो हो सकता है तो ये भी ऑप्शन क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, पूर्णतः सही होना चाहिए, ये थोड़ा-सा घुसा के थोड़ा-सा आपके दिल को दुखा दिया होगा कि सही होना चाहिए। यानी अधिक लिखना है या पूर्णतः सही होना चाहिए, ऐसा महसूस नहीं करते। यानी गलत-सलत कुछ भी लिख देंगे, कहना कुछ और है, कर देंगे कुछ और। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा-सा नेगेटिव चला गया। नेगेटिव के कारण थोड़ा-सा पॉइंट मेरा गड़बड़ हुआ और इसे हमने काट के अलग कर दिया, को पहला कट गया। अब इसके बाद जो सबसे नेगेटिव लग रहा है उसको ढूँढेंगे। को लास्ट वाला आपका सबसे नेगेटिव लग रहा है। लास्ट वाला कैसे नेगेटिव लग रहा है? लिखने या न लिखने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। अब ये नेगेटिव क्यों है? इसलिए है कि हो सकता है वो लिख भी सकते हैं, हो सकता है वो लिख भी नहीं सकते हैं। स्वतंत्र हमने छोड़ा है को कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है बच्चे को? प्रॉब्लम ये हो सकता है कि हो सकता है वो मेरी बात नहीं माने, हो सकता है अपनी अभिव्यक्ति मेरे पास नहीं पहुँचाए। तो कैसे उसकी जो भी परेशानियाँ हैं, जो भविष्य में वो भुगतने वाला है, यानी जिससे वो लड़ने वाला है, वो कैसे उन परेशानियों को हम दूर करेंगे? अगर इस ऑप्शन को टिक करते हैं तो आपको दिल से दिक्कत महसूस होगा, ये ऑप्शन कैसे हम टिक कर दिए? लिखने और ना लिखने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं, ये क्या हमने कर दिया? ये तो दिक्कत वाला ऑप्शन टिक कर दिया। निश्चित रूप से जब भी ऑप्शन को टिक कीजिएगा तो दिल से एक बार ज़रूर सोचिएगा कि इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरा बच्चा है, स्कूल जाता है, लिखने या ना लिखने की स्वतंत्रता का अगर वो लाभ उठाता है, यानी लिखेगा, नहीं लिखेगा, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आपका बच्चा पूर्णतः सही होना ही चाहिए या पूर्णतः सही होना चाहिए चाहे नहीं होना चाहिए, ऐसा महसूस नहीं करके लिखेगा वो, तो क्या वो आपके लिए अच्छा लगेगा? आपका बच्चा हो और टीचर कह दिया अरे सही हो चाहे गलत हो कुछ भी कर दो, अधिक लिखो कम लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है तुमको, तुम्हारे अंदर से ये फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, जो करना है करो। क्या इस तरह का स्वतंत्रता माहौल में आप अपने बच्चे को रखना चाहेंगे? तो आप कहिएगा दिल से नहीं सर, नहीं सर, थोड़ा-सा नेगेटिव दोनों लग रहे हैं। तो दोनों में क्या करूँ, काट के हटा दूँ अब? ध्यान से सोचिएगा। अब यहाँ पे कहिएगा सर इतना टाइम तो कहाँ मिलता है सर सोचने के लिए, 2.5 घंटे हैं, 150 क्वेश्चन मात्र देने हैं। ध्यान से सोचिएगा और इस तरह के प्रीवियस ईयर बनाइएगा। इस तरह सोच के ना, अगर एक बार ये मतलब आपके अंदर घुस गया ना, तो एक भी अप्लाइड मोड के क्वेश्चन नहीं होंगे। आप तो सीबीएसई पे पूरा कन्फर्म ये कर दीजिएगा कि हम आपके ऊपर चढ़ के उत्तर बताएँगे कि ये उत्तर होगा। ऐसा हो जाएगा आपके साथ। चलिए 2 ऑप्शन बचे, दोनों में से बताइए कौन सा होगा, क्यों होगा? दूसरा है अपनी प्रथम भाषा से लिखित भाषा की विशेषताओं को सम्मिलित कर सकते हैं। अच्छी बात है, प्रथम भाषा जो है उनकी मातृभाषा है, लेकिन दूसरी जो भाषा है, जो लिखित वाली भाषा है, उससे क्या कर रहा है, सम्मिलित करने की बात कर रहा है। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लेकिन इसमें भी उन्होंने एक पेंच डाला है। पेंच क्या डाला है? तो भाषा की विशेषताओं को, भाषा की, ध्यान से देखिएगा, इन्होंने एक पेंच डाला है और पेंच क्या है? भाषा की विशेषताओं को। भाषा की विशेषताओं को हमने जब भी कहा है कि जब किसी चीज़ में एक इंडिविजुअल इंडिकेट करता हुआ एक शब्द कोई आ जाए, चाहे वो वाक्य आ जाए, इंडिविजुअल किसी चीज़ पे इंडिकेट करता हुआ, वो ऑप्शन क्या होता है? गलत होता है। इन्होंने क्या किया? भाषा की विशेषताओं पे फोकस कर दिया, और फोकस कर दिया तो क्या हो गया? ये भी ऑप्शन गया ना। यहाँ तक इन्होंने ठीक कहा था, प्रथम भाषा से लिखित भाषा, जो भी आप लिख रहे हो उस भाषा से सम्मिलित करने की बात है, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है।
लेकिन इन्होंने विशेषता भी घुसा दिया उसमें, यानी एक ही चीज़ का इस्तेमाल करने की बात कह रहा है। तो ये क्या करेंगे, ये भी ऑप्शन क्या करेंगे, हटा देंगे। और जो एक ऑप्शन बच जाता है वो ध्यान से देखिएगा। देखिए हमने क्या किया, तीसरे ऑप्शन पे बात करेंगे, लेकिन हमने क्या किया, ये कैसे नहीं होगा इसको पहले पता कीजिए, फिर ये कैसे नहीं होगा इसको पहले पता कीजिए। जब दो हट गए तो दोनों में दो जो बच जाएंगे उन दोनों को आपस में फाइट करवाइए कि ये नहीं, ये इस कारण से नहीं होगा और ये इस कारण से हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। रचनात्मक जो चीज़ होता है ना, हमने हमेशा मूल्यांकन में चाहे आकलन में बताया है कि रचनात्मक आकलन जो होता है, निर्माणात्मक आकलन जो होता है, सीखने के लिए जो आकलन होता है हमेशा ये सही होता है। और ये शब्द जो होते हैं ना, ये क्रिएटिव शब्द हैं। सृजन करना, रचनात्मक करना, यही तो हमें अपना अलग बिहार बनाने का, अलग देश बनाने का, भारत देश बनाने पे आगे बढ़ाने का मतलब अधिकार दिलाएगा। आज दूसरे देश क्यों आगे हैं, आपने देखा होगा चाइना आगे है, ये आगे है। आज पता है आप प्रत्येक प्रोडक्ट जो है ना कौन सा इस्तेमाल करते हैं, देखिएगा तो अधिकतर कंघी से लेके सारा चीज़ आप चाइनीज यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यही चीज़ तो चल रहा, सृजन कैसे किया जाए, कैसे बनाया जाए, कैसे रचना किया जाए, इस पे ज़्यादा फोकस है। वही चीज़ तो अब स्टार्ट हो रहा है, यही चीज़ तो सीटेट है। ध्यान से समझिएगा क्यों हम कहते हैं कि सारे बच्चे को सर्वांगीण विकास पे आपको ध्यान देना चाहिए, उनके सारे प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना चाहिए। बस यही रीज़न है, यही सारी चीज़ है। अब इस पे मैं लेक्चर दूंगा को 4 घंटे लग जाएंगे लेकिन ख़त्म नहीं होगा। लेकिन हम जानते हैं आपका आगामी एग्ज़ाम है, उस पर फोकस करना है। तो मुझे लग रहा है कि आप इस क्वेश्चन के द्वारा पूरा अच्छे तरीके से माइंड फ्री होकर क्लियर हो गए होंगे कि कैसे हमको ऑप्शन को काटना है और कैसे मेन ऑप्शन पे पहुँचना है। क्योंकि लंबा वीडियो होगा, बहुत सारे पेजेस है, लगभग 20-22 पेज का पढ़ाना है आज हमें, लेकिन ये चीज़ आपके अंदर डालना बहुत जरूरी था। अब इस ऑप्शन को टिक कीजिएगा, ध्यान से आप इस ऑप्शन को टिक कीजिएगा। आप अपने माइंड में फ्री होके कहिएगा क्या ऑप्शन था, हमने टिक किया। अब कोई आपके दिमाग में लोचा नहीं रहेगा, कोई लोचा नहीं रहेगा कि ये ऑप्शन क्यों काटा हमने, ये ऑप्शन क्यों काटा, ये क्यों काटा और इसको ही क्यों टिक किया। जब ये दिल कहे टिक करके आइएगा, निश्चित रूप से सही होके आएगा। और सीबीएसई का ये छोटा सा एग्जाम है सीटेट, बड़े बड़े एग्जाम में आप यूं ही उड़ा के आइएगा, केबीएस के एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम में यूं ही उड़ा के आइएगा। क्या है दम उसमें, कुछ नहीं है। आप कुछ नहीं जानते हैं ना, थोड़ा सा जानते हैं ना, उसमें से आप करेक्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। चलिए लेक्चर बहुत है लेकिन इसको समझ गए, रचनात्मकता बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। इससे कितना फायदा है, बस एक ऑप्शन से कितना फायदा है। हम चीन वगैरह सारा का कहानी बता दी बस एक ऑप्शन से। अब आपको दिल में तसल्ली होगी, हाँ यही ऑप्शन क्यों सही है। हाँ इतना तोड़ना पड़ेगा आपको, इतना सीखना पड़ेगा आपको तोड़ने का, इसलिए हम तोड़ते हैं वैसे। लेकिन क्या करें, समय का अभाव रहता है, कोई एकदम तेजी में रहते हैं। चलिए चलते हैं टॉपिक पे। हम लोग ईवीएस पढ़ रहे थे और वहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अच्छा यहाँ पे आपको आंसर भी दिखा देते, कौन सा आंसर है, 3 नंबर आंसर है, करेक्ट आंसर है। तो थे हम यहाँ पे देखा जाए तो छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि पौधों को प्रतिदिन देखने की कितने दिन में उनमें बाहर आता है, यानी फूल वगैरह आती हैं, ये उन्हें देखना था। अब यहाँ पे क्या होगा ना कि प्रत्येक दिन तो वो देखेंगे ही, साथ में उनके अंदर जिज्ञासा भी होगी बच्चे के अंदर कि कब आ रहे कब आ रहे। डेली सो के उठेंगे ना कि पता चले आज जाके देखेंगे कि फूल आ रहा है कि नहीं, उनके अंदर जिज्ञासा भी हो गया। दूसरा, प्रतिदिन वो क्या करेंगे, रिकॉर्ड भी, आंकड़ा भी इकट्ठा करेंगे। जाहिर सी बात है ऑप्शन कहाँ से लेके आएंगे, वहीं से लेके आएंगे। देखिए पढ़िए क्या है आगे का ऑप्शन। यहाँ पर अध्यापक प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, छात्रों में जिज्ञासा का विकास करना चाहता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। इस विषय पे क्या की, कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को संप्रेषित करना चाहती है। क्या संप्रेषित करना चाहती है कि ट्रैफिक स्थल या चौराहे पे कुछ व्यक्ति क्या होते हैं ना, अपना वाहन बंद, इंजन बंद नहीं करते हैं। तो ये क्यों बताना चाहती है, क्यों संप्रेषित करना चाहती है, क्यों छात्रों के बीच बोलना चाहती है। तो इसका क्या क्या प्रभाव है। एक प्रभाव ये है कि इंजन अगर बंद नहीं होता है तो उससे क्या होगा ना, एक्स्ट्रा वायु ध्वनि प्रदूषण होगा। एक तो वायु प्रदूषण होगा, एक ध्वनि। वायु क्या प्रदूषण हो गया, धुआं
जो भी गाड़ी है उसमें से धुआं निकलेगा, क्योंकि खड़ा है तो भी तो धुआं निकलेगा ही, क्योंकि इंजन क्या है, चालू है। तो वो धुआं क्या होगा, वातावरण में जाएगा, जिससे वायु प्रदूषण कहते हैं, यानी हमारे वातावरण को गंदा करेगा, उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। दूसरा ध्वनि प्रदूषण। अब गाड़ी स्टार्ट है तो आवाज़ तो निकलती है, तो प्रत्येक एक गाड़ी तो है नहीं, बहुत सारी गाड़ी है कि सारे गाड़ी से आवाज़ निकल रही है, उससे क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तो पहला ऑप्शन इसको टिक करेंगे, वायु और ध्वनि प्रदूषण होगा। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, यानी जो भी अनवीकरणीय है। अभी ये अनवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन के बारे में आपको जानना चाहिए। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिसको नवीनीकरण नहीं किया, जिसको दोबारा नवीनीकरण नहीं किया जा सके। तो जो भी उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं संसाधन, वो क्या हुआ, दोबारा आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, यानी वो एक तरह से समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो दोबारा उसका क्या कर सकते हैं, नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं। तो ये जो अनवीकरणीय संसाधनों का है, उसे समझदारी से यहाँ पे वो जो भी आदमी जो बंद नहीं करता है और 5 मिनट तक गाड़ी स्टार्ट है, चाहे 2 मिनट तक गाड़ी स्टार्ट है, वहाँ पे क्या हो रहा है, समझदारी से वो उपयोग नहीं कर पा रहा है। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, जाहिर सी बात है प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लास्ट में, सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। यानी मतलब जो भी ट्रैफिक का जो नियम है, चौराहे वगैरह का जो भी, वो तो फॉलो करना ही है आपको। तो उस पर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस पे रोकने के लिए सही कदम भी वो उठा नहीं पा रही है। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, देख के आपको टिक करना होगा और ध्यान से सोचना होगा, क्या ऐसा हो सकता है, निश्चित रूप से वही होगा, और जो होगा उसको केवल टिक करना है। अगले पे चलते हैं। ज़्यादा अब हम नहीं खींचेंगे क्योंकि तेज़ी से चलना है, ध्यान से, लेकिन आप समझते रहिएगा। अपने तरफ से कुछ लिखना चाहें तो लिखते रहिएगा कि सर इसके कारण ये सही है। एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डील किया। एक तो स्थानीय पदार्थ, हम लोग बहुत चाइनीज वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना। स्थानीय पदार्थ क्या हो गया ना, जो आपके स्थान पे आसपास में जो भी पदार्थ मिलते हैं उसका इस्तेमाल करके घर के पर्वों में क्या करना, सुसज्जित करना है। अब इससे क्या क्या फायदा हो सकता है, क्यों बता रही है, ये चर्चा का उद्देश्य क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। देखा जाए तो जो भी स्थानीय चीज़ होते हैं उसको बढ़ावा मिलेगा, और छात्रों के अंदर सृजनता भी आएगी कि चलिए ये सजा लेते हैं, वो सजा लेते हैं, सृजनात्मकता का वृद्धि होगा। और जो भी स्थानीय विक्रेता है उन्हें फ़ायदा होगा। अब चाइना से खरीदिएगा तो किसको फ़ायदा होगा, आप सोच लीजिए किसको फ़ायदा होगा, जो भी आप लोग यूज कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़, चलिए हम पढ़ लेते हैं, फिर लंबा चल जाएगा। यहाँ पे देखा जाए कुछ छात्रों के सृजनात्मकता में वृद्धि करना, यानी सृजन होगा, क्योंकि ये क्या करे, सुसज्जित वगैरह कर रहा है, जाहिर सी बात वो बनाना समाना ये तो करेंगे ही छात्र। मान लीजिए आप ही कह दीजिए कि आज कौन सजाया है ये क्लासरूम, बहुत सुंदर सजा हुआ है, तो एक तो बच्चा खुश हो गया, और जिन्होंने सजाया वो बच्चा खुश हो जाएगा। दूसरा मतलब एक वृद्धि होगा सृजन करने का कि इन्होंने ऐसा सजाया। अगली बार बच्चे सोचेंगे कि हम इतना अच्छा सजाएंगे, चाहे हम इतना अच्छा ड्राइंग करेंगे, हम अच्छा ये बनाएंगे, चाहे वो बनाएंगे, चाहे विज्ञान प्रदर्शनी में कुछ अच्छा करेंगे तो हमको भी सर ऐसा कहेंगे, तो इससे बढ़ावा मिलता है। चलिए यहाँ पे देखिए, छात्रों की सृजनात्मकता में वृद्धि करना, स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, ये भी होगा। कला और सुरक्षित कर रहे, अगर मान लीजिए आज बहुत सारा फैक्ट्री वगैरह बने हुए हैं और वहाँ पे आपके चद्दर वगैरह या जो भी चीज़ें हैं जो आप उपयोग करते हैं वो बन रहा है। अगर इस चीज़ को चाइनीज वाले हावी होके, चाहे कहीं और जगह के हावी होके, और उससे सस्ता माल आपके पास भेज दें, और आप क्या करें, स्थानीय माल ना खरीद के उनका माल खरीद लें, तो क्या होगा, तो पहले तो वो घाटा लगा के आपको दे देंगे कि चलो घाटा लगा के देते हैं ताकि उसका फैक्ट्री जो है वहाँ पे वो बंद हो जाए। उसके बाद उसको महंगा वाला बेचेंगे, कहेंगे नहीं अच्छी क्वालिटी का हम आपको दिए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का दिए हैं, उससे भी अच्छी क्वालिटी का वही रहेगा, थोड़ा सा इधर उधर करके रंग रूप चेंज करके आपको दे देंगे। और जब आपका फैक्ट्री पूर्णतः मतलब बंद हो जाएगा, उसके बाद ये कहानी अपना स्टार्ट करेंगे। पहले क्या करेंगे, घाटा में बेचेंगे, आपको आदत लगवाएंगे कि खूब घाटा में बेच देते हैं, आपको आदत लग जाएगा, उसके बाद ना आपको औकात दिखाएंगे कि हम क्या हैं। ऐसा होता है, ये तो टेक्निक है, यही तो सारा टेक्निक है मार्केटिंग का। तो हम उसको नहीं पढ़ा रहे, हम यहाँ पे ऑप्शन बता रहे हैं आपको कि ये क्या होता है ना,
तो हमें तो यहाँ पे बंद होगा, बंद होने पे बात कर रहे थे। अगर वो चीज़ बंद हो जाएगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगा, तो जो भी हमारी कला है, जो भी हमारी संस्कृति है, जो भी उसको बनाने के तरीके हैं, वो हम धीरे-धीरे क्या हो जाएंगे, भूल जाएँगे और बना नहीं पाएँगे। इसका फ़ायदा कौन उठाएगा? जिन्होंने पहले घाटा लगा के आपको दिया है। आपने जियो का देखिए, जियो तो अच्छा चीज़ है, लेकिन उन्होंने क्या किया था, पहले फ्री करवाया। पहले 200 का रिचार्ज करने के लिए आप बहुत सोचते थे। इससे फ़ायदा बहुत सारे हुए हैं। जियो से फ़ायदा बहुत सारे हैं। आज मेरे वीडियोज़ आप देख पा रहे हैं किसके कारण? जियो के कारण। लेकिन आप ध्यान से सोचिएगा, अब यूएस से देखा, बहुत सारे यूट्यूबर बन गए, बहुत सारे लोग बन गए, आपको बहुत आगे चला गया, बहुत अर्निंग भी आ रही। लेकिन पहले उन्होंने क्या किया, फ्री किया, फिर आदत लगाया, फिर उसके लिए पैसा कमाया, बहुत सारी चीज़ें हुआ। आपने देखा होगा पहले बहुत सस्ता, अब धीरे-धीरे बढ़ाते-बढ़ाते इतना हो गया ना। पहले तो हम रिचार्ज कराते थे 1800 2000 का 1 साल के लिए, अब 3000 का रिचार्ज कराना पड़ता है 1 साल के लिए, 4000 का रिचार्ज कराना पड़ता है 1 साल के लिए। अब पहले इतना देने के लिए हम सोचते थे, अब खट निकलता है, चला जाता है। पहले हम ऑफ़लाइन में खरीदते थे, मोल-भाव करते थे, आज ऑनलाइन में खरीदते हैं, इतना डिस्काउंट, ये डिस्काउंट। अब बाद में सच्चाई जानिएगा तो पता चलेगा उतना भी मार्केट में मिल जाएगा। 1-2 चीज़ आपको हल्का-फुल्का लॉस में, बहुत सारी कंपनियाँ, छोड़िए यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ लॉस में होके आपको देती है, बाद में फिर वही करेंगे जो सब करते आए हैं। इसलिए जो भी स्थानीय विक्रेता हैं, उनको लाभ पहुँचाइए, उनका दुकान बंद नहीं होना चाहिए, दिली मेरी इच्छा है। आप वहाँ से भी खरीदिए, जो सस्ता मिले वहाँ से खरीद लीजिए, बाकी लेकिन मतलब कुछ घाटा लगा के यहाँ से भी खरीदते रहिए। वहाँ आपके लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि आप मिडिल फैमिली वाले हैं, तो थोड़ा-सा चीज़ें खरीदिए, बाकी लेकिन इन लोग को चलने दीजिए, इन लोग को फ़ायदा होना चाहिए। नहीं तो ये बंद हो जाएगी ना, कि बाद में वो मनमानी करेंगे, फिर ना हम रोक सकते हैं, ना आप रोक सकते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे थे, यहाँ पे देखा जाए तो स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, वही ऑप्शन दिया भी गया है। सोचिएगा, समझिएगा तो पूरा ब्रह्मांड में यही चीज़ चल रहा है। केवल पकड़ के उत्तर ढूँढना, केवल पकड़ के उत्तर ढूँढना है। यहाँ पे देखा जाए तो आगे लिखा गया, यह साझा करना कि यह वस्तुएँ सस्ती होती है। ये वस्तुएँ क्या होती है? सस्ती होती है। अगर लोकल लेवल पे आप खुद सोचिए, लोकल लेवल पे कोई चीज़ हम बनाते हैं, जैसे साबुन ही हम इस्तेमाल करते हैं, इस ब्रांड का, उस ब्रांड का। उसी ब्रांड को हम लोकल लेवल पे बनाएँ, कच्चा माल लेके उसी लोकल लेवल पे बनाएँ, तो हमको इधर-उधर जानने की, उतना दूर से फैक्ट्री से लाने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। यानी अगर देखा जाए तो आराम से उस चीज़ों को बना सकते हैं। अगर कुछ भी बनाएँ, लोकल सामान लेके सारा चीज़ बना के, पत्तल वगैरह कुछ भी बनाएँ, लोकल लेवल पे कच्चा माल भी इकट्ठा करके बनाएँ, तो आपको सस्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम वही गेहूँ और आपका धान वगैरह जो चावल होता है वही खाते हैं, जो क्या होता है, जो हमें लोकल लेवल पे अवेलेबल है। लेकिन घूम के आता है, थोड़ा-सा चिकना वगैरह कर दिया जाता है, थोड़ा-सा पतला वगैरह करके दिख जाता है, वही लेके खरीद के खाते हैं। अपना बेच देंगे 16 रुपए किलो, और खरीद के खाएँगे कितने रुपए किलो को? 40 रुपए किलो खाएँगे हम, 60 रुपए किलो खाएँगे। हम इतना ये ब्रांड का खाते हैं, वो ब्रांड का, उसी ब्रांड के चक्कर में तो आप जाते भी हैं। चलिए, यहाँ पे हम बात कर रहे थे यह साझा करना कि यह वस्तुएँ सस्ती होती है। आगे बढ़ते हैं, स्थानीय कारीगर। कुणाल ने कपड़ों की बंधेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। कुणाल जो है टीचर हैं, जो कपड़ों की बंधेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए, कार्यशाला के लिए उन्होंने कहा है, अपने विद्यालय में स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है कि क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान कौशल की सराहना करें। एक तो ज्ञान कौशल जो उनके पास है उसकी सराहना करें, क्योंकि वो किस लेवल पे आया है, वो स्थानीय कारीगर है। स्थानीय में मतलब लोकल कारीगर वो कार्य कर रहा है, इससे क्या होगा, सराहना करेगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, उससे क्या होगा, दूसरे भी मोटिवेट होंगे। आगे बढ़िए, शिक्षार्थी बंधेज की रंगाई में उपयोग हुई तकनीक की सराहना करें। तकनीक देखे भी, समझे भी कि इस तरीके से हो रहा है, और उसकी सराहना करने की भी बात कहा गया। बंधेज की रंगाई को हाथ से करने के अनुभव प्रदान करना। अब जाहिर सी बात है, कार्यशाला है तो जो भी कार्य वहाँ पे हो रहा है वो सारी चीज़ देखेंगे, तो किस तरीके से होगा, क्या हो रहा है, वो इसका अनुभव भी प्रदान करेंगे, यानी अनुभव भी उन्हें मिलेगा। तो वही चीज़ लिखा गया है, हाथ से करने के अनुभव प्रदान करना। लेकिन एक चीज़ नहीं होगा, वो क्या होगा, लेकिन एक चीज़ नहीं होगा, वो होगा आपका क्या, ये ऑप्शन इसलिए हमने डाला है ताकि आपको याद हो जाए। लेकिन शिक्षार्थी को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना नहीं है। भाषा सीखने के लिए
कोई कवि हो सकता है, कोई लेखक हो सकता है, इस तरह के होंगे। वो तो एक कारीगर है, हो सकता है उसको अच्छे तरीके से बोलना भी नहीं आता हो। आप वहाँ के लोकल हैं, वो आप अच्छे तरीके से, उससे अच्छे तरीके से हो सकता है आप बोल सकते हैं। कोई ये डिपेंड नहीं करता है कि उसका भाषा कैसे होगा, क्या होगा। वो भाषा के लिए स्पेशल भाषा वाला कुछ स्पेशल होंगे तो भाषा वाला को टिक करना है। अगर वो किससे संबंधित है, वो एक कारीगर हैं और कार्यशाला है, जिस काम के लिए वो आया है, ये कपड़े की बधेज के लिए, तो इससे संबंधित जो ऑप्शन होंगे वही सही होंगे, ना कि कोई और ऑप्शन घुस जाएगा वो सही हो जाएगा। कोई और ऑप्शन अलग से देखा हुआ कौन सा लगेगा बाबू को, इस तरह के ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना, ये अलग से आपको दिखेगा, और अलग दिखेगा तो अलग ही कर दीजिएगा। क्योंकि हम तो किसकी बात कर रहे थे कि कपड़ों की बधेज की रंगाई की बात कर रहे थे। ये भाषा वाला बात कहाँ से घुसा दिए हो आप, इसको हटा दियो आज, तो हटा दीजिएगा तो बाकी सब नंबर आपके अंदर। आगे बढ़े, आराम से कीजिएगा, एकदम धुआं धुआं उड़ाइएगा, चिंता मत कीजिए। समुदाय संसाधन के रूप या उपयोग करने का औचित्य है। समुदाय संसाधन के रूप या उपयोग करने का औचित्य है। क्या औचित्य है ये आपको बताना है, यानी क्यों उपयोग करें समुदाय संसाधन को, क्या मतलब प्रयोग है, क्यों लें इसको। पहले तो ये आपको जानना होगा समुदाय संसाधन क्या है, संसाधन क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ कि 4 पॉइंट पढ़ाऊँगा और पूरा टाइम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जानना ज़रूरी है। अगर संसाधन शब्द आता है तो क्या होता है, संसाधन जो होता है वो क्या होगा। मान लीजिए कोई भी तकनीक या कोई भी संसाधन इस्तेमाल क्यों करते हैं, अगर मेरे कार्य को वो आसान कर दे, हल्का कर दे, आराम से वो काम करने में मदद कर दे, सहायता कर दे, हेल्प कर दे, तो समझिए वो संसाधन है। यानी वो हेल्प कर रहा है, वो तकनीक है, वो संसाधन है। अगर वो मदद नहीं करेगा, सहायता नहीं करेगा, उस संसाधन का प्रयोग नहीं करेंगे, उस तकनीक का हम प्रयोग नहीं करेंगे, तो यही संसाधन है, यही तकनीक है। ध्यान से समझिएगा, तकनीक किसको कहेंगे हम, यानी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इसमें जुगाड़ लगा होगा जिसके कारण मेरे काम को वो आसान कर रहा है। और इन्होंने लगा दिया एक और शब्द, समुदाय। समुदाय मीन्स क्या होगा, एक समूह समझिए। एक समुदाय मीन्स एक पूरा झुंड वाला लोग का समूह समझ जाइए। समुदाय कुछ नहीं करना, तोड़ मड़ोड़ के बस प्रस्तुत कर देना है आपको, जितना है उतना तोड़िए शब्दों को, तब खुद ही समझ में आ जाएगा। चलिए, समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है। क्या औचित्य है ये आपको बताना है। कुछ समुदाय की अपने बच्चों के अधिगम में हिस्सेदारी होती है और इसमें उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है। इसमें क्या है, शामिल होने की ज़रूरत। इससे क्या होगा, फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के अधिगम में हिस्सेदारी होती है, क्योंकि उसी समुदाय का बच्चा है, उसी समुदाय में रहता है, तो ये भी शामिल होंगे तो सब टीचर को भी पता चलेगा, इन्हें भी पता चलेगा टीचर के बारे में, बच्चों को भी पता चलेगा कि हाँ कुछ दिक्कत होता है, परेशानी होता है, को दूर होगा। मान लीजिए समुदाय का बहुत बड़ा रोल भी होता है। अभी तो देखिएगा समिति वगैरह सारा चीज़ बनता है जिसमें लोकल लेवल पे लोग इन्वॉल्व होते हैं, समिति वगैरह का जो गठन होता है, तो ये सारी चीज़ होते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाना है आज हमको। पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, विद्यालय ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना, बाहर के विश्व से जोड़ना बहुत अच्छी चीज़ है विद्यालय ज्ञान को। अब ऐसा ना हो कि विद्यालय कीड़ा बन जाए और बाहर जाएं तो कुछ बोल ही नहीं पाए, बाहर जाएं तो कुछ पता है। पूरा आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा, मतलब मूवी है, समझने का है, तो उसमें सारा चीज़ बकवास है। सारा चीज़ अगर देखा जाए तो सारा चीज़ आपको बहुत मज़ा आएगा, लेकिन एक चीज़ पूरा निचोड़ की बात किया जाए तो एक चीज़ बहुत अच्छा है। वो अच्छा क्या है, अब लिखा गया है किसी अच्छे राइटर का, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो एक चीज़ अच्छा क्या है, कुछ सबसे अच्छा उसमें एक लाइन है। वो लाइन है क्या, कि जो भी आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, जो भी आप ले रहे हो, तो वो किताबी कीड़ा के रूप में ले रहे हो, रट रहे हो, उपयोग नहीं कर रहे। जिस दिन उपयोग कीजिएगा तो आप क्या करोगे, एक नया दुनिया देखोगे, एक नया दुनिया देखोगे। तब उस समय कलम आपको ढूंढेगी, कलम आपको ढूंढेंगी, आप कलम को नहीं ढूंढेंगे, कलम आपको ढूंढेंगे। सर यहाँ सिग्नेचर करना है, पूरी दुनिया इधर से उधर, बस आप जिस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हो उसका क्या उपयोग है। इसमें ऑप्शन हम जो टिक करवाते हैं, इसका क्या उपयोग है, क्यों ये सही होगा, ये जिस दिन सोच के टिक कर दोगे उसी दिन सीटेट पास हो जाओगे। यही ऑप्शन तो टिक करना है, क्यों ये सही है। जिस दिन सोच लिए ना, क्या अपना मेरा बच्चा होगा और इस तरीके का कार्य होगा तो मुझे बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, मेरे बच्चे को बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, फ़ायदा होगा कि नहीं, उसको उस स्कूल में हम डाल सकेंगे कि नहीं, उस दिन सोच के टिक कर देना ऑप्शन, वो निश्चित रूप से सही होगा। नहीं तो उसके लिए आप फाइट भी कर सकते हो, लड़ाई भी कर सकते हो कि ये क्यों नहीं हुआ। एकदम
गर्दा उड़ा के आओगे पक्का कल के क्लास में, कल के मतलब एग्जाम में। तो यहाँ पे देखा जाएगा विद्यालय ज्ञान को विश्व से जोड़ने की बात कहा गया है। सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो जाए, यानी रटे नहीं, रटेंगे तो क्या होगा, दिमाग में घुस जाएगा। वहाँ पे एक देखा होगा आपने जो मूवी था उसमें, वो रटता है, जो भी डिफिनीशन पूछिए तो रटता है, लेकिन दूसरा जो है वो क्या करता है, पूरा अच्छे तरीके से बताता है कि हाँ ये चीज़ है। तो लास्ट में जब दिखाता है, जब पूरा स्टोरी ख़त्म हो जाता है तो लास्ट में ये दिखाता है कि ये तो पूरा दुनिया बना लिया अपना अलग ही, जहाँ पे सारा चीज़ होता है। और लास्ट में वो कहता है कि कलम दोगे तभी तो साइन करूँगा, यानी उन्हीं को कॉल कर रहा था, उसी को कॉल कर रहा था कि वही है। तो ये होती है कामयाबी, और इस तरीके से पाया जाता है। यानी सब जगह देखा जाएगा रचना और सृजन, ये देखिएगा लास्ट में रचना और सृजन पे ही बेस है। जब ये लोग जाते हैं को कैसे कैसे होता है सारा चीज़ तो दिखाया गया। तो इसमें देखा जाएगा रटंत विधियों से परे है, पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तक तक सीमित न रहे। इन्होंने शब्द लगाया पाठ्य पुस्तक ही सीमित नहीं रहना है, हमको एक अलग दुनिया बनाना है। और वो दुनिया क्या होगा, सृजन वाला, रचना वाला, यानी एक अलग सारा जो मैन्युफैक्चर होके आता है ना इंडिया में, हम यहाँ से भेजेंगे बाहर, ऐसा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अनुमान लगाना, दो शब्द आते हैं, एक तो होता है अनुमान लगाना, दूसरा होता है अवलोकन। अनुमान और अवलोकन क्या है, दोनों में अंतर क्या है, अनुमान और अवलोकन में दोनों में अंतर क्या है, ये पता होना चाहिए। अनुमान वो चीज़ है कि अगर मैं कहूँ कि एक कटोरी है, एक कटोरी में बहुत सारे चने डाले गए हैं। अब मैं आपसे पूछूं इसमें बताइए कितने चने हैं, मतलब कितने चने, मतलब चने के जो गोला गोला सा होता है ना चने के दाना, वो कितने हैं। तो आप कहिएगा 50, नहीं 55 हो सकता है सर। क्या लगा रहे हैं आप, अनुमान लगा रहे हैं, क्लियर, बस यही अनुमान है। अवलोकन, जैसे अभी बच्चा जो था, जो हमने बोला था कि ये जो बगीचे में है, अवलोकन करो कल से कि कब आ रहे फूल, रिकॉर्ड लिखते रहो, प्रतिदिन अवलोकन करो। चाहिए मैं कहूँ कि जब आप लोग खेल के मैदान से जब घर आ रहे थे, रास्ते में कुछ देखा आपने, अवलोकन किया कुछ, यानी कुछ देखा आपने, ये मैं पूछूंगा वो कौन सा प्रक्रिया हो गया, अवलोकन का हो गया। अवलोकन के बहुत सारे उदाहरण भी है, एक एक करके ले लेंगे, लेकिन समझ में आ गया दोनों में अंतर। अवलोकन मीन्स एक तरह से देखना, और देख के पढ़ लेना, देख के क्या होगा, पढ़ लेना कि हाँ ये हुआ, ये अवलोकन होता है। और अनुमान क्या होता है ना, अब वो लगा रहे हैं कि इतना हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलिए वही चीज़ लिखा भी गया, अनुमान लगाना। कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दालों की आवश्यकता होगी। इस क्रियाकलाप द्वारा अनुमान लगाना कौशल का विकास होगा। क्लियर, किस कौशल का विकास होगा, अनुमान लगाने का कौशल का। आगे बढ़ते हैं, टू द पॉइंट उत्तर आ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन का हेवी ईवीएस का हेवी बनाया गया है। अवलोकन कौशल, एक ईवीएस की अध्यापिका ने पहले कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में, यानी छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में आने के कटोरों को रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े की सीट तैयार करने के लिए कहा, जिसमें वे उस भोजन यानी अन्न को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है। अब इन्होंने ब्यौरा वगैरह देने के बारे में कह दिया है, ब्यौरा वगैरह कि जो भी पक्षी आएंगे दाना खाएंगे, बताइएगा कौन क्या कर रहा है, कौन दाना खा रहा है, कब खा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ आप हमको दीजिए। और खुले छत्र वगैरह कहीं पे भी बच्चे को हमने कह दिया। तो ये क्या होगा, तो बच्चे क्या करेंगे, इसमें एक चीज़ और कॉमन देखिएगा ना, आंकड़ा वगैरह यानी सीट तैयार करने के लिए, चाहे आंकड़े पे लिखने के लिए, लिखने के बाद वो आपको बताएगा, ऐसा नहीं अपने मन से बता देगा हाँ कि 85 है, 60 है, 70, अपने मन से नहीं, वो आंकड़ा तैयार होगा। जैसे डेली बच्चा क्या देख रहा था कि हाँ आज फूल नहीं है, कल इसमें फूल आया था, परसों इसमें फूल आया था, कल इसमें बाहर आई थी, कल उसमें बाहर आई थी, कोई ये चीज़ वो देख के बताएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अवलोकन होगा। तो इसमें एक आंकड़ा दर्ज करना होता है, एक रिकॉर्ड करना होता है। तो इसमें भी आंकड़ा और रिकॉर्ड मिल गया, तो समझ गए अवलोकन होगा। अगर ये पक्षी से संबंधित है तो पक्षी से संबंधित तो ऑप्शन भी आएगा, तो पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदत हो सकता है कि आप कुछ और अन्न डाल दें, कुछ पक्षी आए लेकिन उससे संबंधित नहीं हो, वो अन्न खाता ही नहीं हो, वो वाला कुछ और खाता हो, तो वो क्या हो जाएगा, नहीं खाएगा। वो खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना है। अवलोकन कौशल में टिक कीजिएगा। पक्षी है, पक्षी को देख के टिक कीजिएगा। खाना है, को खाना से संबंधित ऑप्शन देख के टिक कीजिएगा। केवल देखना है, टिक करना है बाबू कल के एग्जाम में। आगे,
ईवीएस कक्षा में छात्रा पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे सर तो आज मूड में है। जी हाँ, आज मैं फुल्ली फ्री हूँ। 4 घंटे का वीडियो, 5 घंटे का वीडियो बने अपलोड कर देना है, बस कोई रोक टोक नहीं। जब फ्री होता हूँ तो ऐसे ही क्लास होता है। ईवीएस कक्षा में छात्रा पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है। देखिए किसके बारे में है, ध्यान से पढ़िएगा। एक भिखारी लड़के के बारे में। कौन सोचता है ऐसा? जल्दी सोचता है। आप तो भिखारी लड़के को देख के मुंह इधर बनाकर कैसे निकले, 2 रुपया देने पड़ेंगे। आज भी मुझे रोक रहे थे, खुद मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। अभी रुका नहीं हूँ क्योंकि उस रास्ते से मुझे कल फिर जाना है, और रोक इसलिए रहे थे क्योंकि अभी रोड पर ना चंदा वगैरह लेते हैं वो सरस्वती पूजा के लिए। तो हम बोले कि इधर से आते फिर देंगे, मतलब कल उधर फिर जाना है हमें, कल दे देंगे। और उनसे थोड़ा बात भी करूंगा क्योंकि जल्दी में था कि ठीक है अब खुश हैं आप, आराम से। थोड़ा तेज़ी में था। चलिए, ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि उन्हें समय देना चाहिए था, लेकिन इतना तेज़ी में था, आपके लिए वीडियो भी बनाना था, जल्दी पहुंचना भी था। और ठंड इतना तेज़ है ना बाबू, बहुत दिक्कत था। और पूरा पहने हुए थे, कुछ निकालने वगैरह में सारा चीज़ ऐसे ही हिल नहीं रहा बॉडी, इतने ठंड में बाइक वगैरह लेके चलना। तो फिलहाल यहाँ आते हैं टॉपिक पे। इन्होंने क्या किया, हम होके समय इतना, अब जानते हैं इतना समय तेज़ी से चलता है कि आप ध्यान नहीं दे सकते हैं। बहुत तेज़ी से चल रहा है समय, बहुत जल्दी कट जा रहा है। पहले तो हम सोचते थे कि कैसे समय कटेगा, अब तो इतना तेज़ी से चलता है कि समय मिले कि हम आपसे बात करें। हम तो सोचे थे कि पूरा लाइव आके वीडियो आपके लिए बनाते हैं। फिलहाल यहाँ देखते हैं, छात्रा पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन साझा करती है। अवलोकन क्या? भिखारी लड़के के बारे में। बहुत अच्छी चीज़ है ये तो, बातचीत करने वाली बात हो गई कि उन्होंने भिखारी बच्चे को देखा, उसका अवलोकन किया। ये तो सराहनीय बात है, ये तो क्लासरूम में बताना चाहिए, मतलब शिक्षक को अच्छे तरीके से ये करना चाहिए। बहुत अच्छा साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने ये पता किया कि हम स्कूल आते हैं और वो बच्चा जो भिखारी है वो भीख क्यों मांगता है, वो स्कूल क्यों नहीं आता है। ये क्वालिटी बच्चे में कुछ है और ये प्रश्न बनाने वाले में कुछ दम है। चलिए आगे है, भेजते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को जवाब देंगे। क्या क्या जवाब देंगे? निःशब्द हो जाएंगे हम तो। लेकिन इन्होंने क्या ऑप्शन दिया है जिसे आप टिक करेंगे, उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। क्या गजब का ऑप्शन। क्लियर, कुछ भी नहीं करना बाबू, टिक करना है, आना है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों को सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित है। किस पे? वर्णन अभिलेख आ जाएगा तो अवलोकन तकनीक पे। किस पे? अवलोकन तकनीक पे। आगे बढ़ते हैं। बगीचे में दो बर्तनों में बीन के बीज बोए गए। बीन कुछ होगा, उसके बीज बोए गए। बीन्स होते हैं ना, बीन्स के हम लोग बीन्स बोलते हैं, बीन वही होगा। बीन्स के बीज बोए गए। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन को छाया में, दूसरा प्रकाश सूर्य के प्रकाश में रखने के लिए कहा। राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्ड रखने को कहा। इससे राधा को सहायता मिलेगी। कौन सा कौशल बाबू? अब इतना अवलोकन इन्होंने इस्तेमाल कर लिया कि अवलोकन को देख के ऐसे ही टिक करना कि डेली रिकॉर्ड वगैरह तैयार करके बताओ ना यार, क्या होगा, देखना है, टिक करना है यार। आगे, अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा। देखिए इन्होंने कितना प्यारा सा क्वेश्चन। अर्जुन जो है एक टीचर हैं, उन्होंने क्या किया, अक्सर मतलब हमेशा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से, जो भी विद्यार्थी हैं, खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा, खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा, इसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं। इसके विषय में क्या करते हैं, रोचक प्रश्न पूछते हैं। ये क्या देखा, क्या हुआ। इस प्रकार वे विद्यार्थियों के किस कौशल का आकलन करते हैं, अवलोकन का। क्या देखा, किसका, अवलोकन का। क्या देखा, देखा यानी अवलोकन किया, कुछ करना ही नहीं बाबू। लेकिन यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण, पर्यावरण अध्ययन जो शिक्षण है, सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुसरण करता है। किसका, सामाजिक रचनावादी, रचना याद रखिएगा, रचनावादी उपागम का अनुसरण करता है। अवलोकन
जन्य अधिगम नहीं, अवलोकन जन्य अधिगम नहीं। अवलोकन वाला ऑप्शन सही होगा, लेकिन ये जन्य अधिगम नहीं, रचनावादी, क्योंकि हमें रचना करना है। हमने कहा कि यहाँ सारा मैन्युफैक्चर होगा ना, बाहर में हम सेल करेंगे, ऐसा हम करेंगे, ऐसा क्रिएटिव बच्चों को बना देंगे कि यहीं क्रिएट होगा सारा, इतना क्रिएटिव बना देंगे कि यहीं क्रिएट होगा, बाहर में ले जाके सेल करेंगे। हम वहाँ से लेके आते हैं ना, अब ऐसा करेंगे कि वहाँ बेचेंगे। यही करना है आपको भी, तो वही चीज़ लिखा भी गया है, कुछ करना नहीं है, देखना है। आगे बढ़िए। खेल और पहेलियाँ ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। क्यों हैं खेल और पहेलियाँ? क्या दिमाग में आता है खेल और पहेलियों से? अगर मैं आपसे कहूँ खेल की बात, तो वहाँ जीत हार ये सारी चीज़, ऐसे खेलना है, ऐसे टेक्निक, ये टेक्निक, वो करेंगे वो करेंगे, अब इधर चौका इधर छक्का, अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये करना है, अब बॉल ऐसे आया ऊपर नीचे, इतना बैट उठाना, ऐसे नहीं कर देना, नहीं तो कैच आउट हो जाएंगे, ये सारी चीज़। या पहेलियाँ, इन्होंने कहा लाल मिर्च, सॉरी, इन्होंने कहा कि लाल है, तीखी है, ये है, वो है, ये हो सकता है लाल मिर्च होगी, क्योंकि लाल होती है, तीखी होती है, ये होती है, वो होती है। इससे क्या हो ना, पूरा दिमाग में खोजने का प्रवृत्ति आता है कि ओह, ये शॉट थोड़ा ऐसे खेलना चाहिए तो तभी कैच आउट हुआ है, थोड़ा सा और ऐसे दाब के खेलना चाहिए तो नीचे चला जाता है, इन्होंने ऐसे फेंका ना, ऐसे मारते को छक्का चला जाता है, थोड़ा सा और दम लगाना था, जाके बाउंड्री पे कैच हो गया, थोड़ा सा और इधर से, चाहे इधर घुमा देना था, इधर से निकल जाता, इधर कोई फील्डर नहीं था। तो ये क्या होता है ना, क्योंकि वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने देती है, अपने आप क्या करती है, पैटर्न खोजने देती है। क्लियर हो गया, कुछ करना ही नहीं है, टिक करना है। अगला जो है, अगला है कौन से तत्व, ये ऊपर में जो है फिल करना है, कौन से तत्व एक अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए, पाठ्य योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए। इसमें कौन सा हो सकता है, अनुदेशन, विशिष्ट उद्देश्य हो सकता है, प्रमुख अवधारणाएं और प्रक्रिया कौशल हो सकता है, सामान्य उद्देश्य हो सकता है, लेकिन एक नहीं होगा, छात्रों की पर्यावरण सजगता, छात्रों की पर्यावरण सजगता विकल्प नहीं होगा। आगे वही है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन पहले बता चुके हैं, उसी के बारे में लिखा गया। सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पे पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, क्योंकि यह अनुभवों के सीखने का अवसर देता है, अनुभवों को सीखने का क्या करता है, अवसर देता है। अवसर आया, टिक किया, आगे बढ़ेंगे। मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। मोहन के पिताजी ने, वही चीज़ हमने डाला है, वो ऊपर में हमने पढ़ाया भी है, अनुभवों को सीखने का अवसर देता है। और ये किसका उपयोग करेंगे, सामुदायिक संसाधन का। फिर से पढ़ लेते हैं। मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं, थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थी को चाय बनाने के, कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं, किस संसाधन का उपयोग करेंगे, सामुदायिक संसाधन का उपयोग करेंगे। पूरा समुदाय का संसाधन होता है पूरा चीज़। यहाँ पे एक आता है मतलब एक सामग्री वगैरह जो होती है, टीएमएल वगैरह, तो उसका भी उपयोग करेंगे, उसी का दूसरा रूप ये लिख दिया, सामुदायिक संसाधन। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, विद्यार्थियों को पौधों एवं वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नीति है। कौन सी नीति है, ये आपको बताना है। क्या करना है आपको यहाँ पे, तो पेड़ पौधे जो होते हैं उसके प्रति क्या करना, संवेदनशील बनाना है। इसमें सर्वाधिक उपयुक्त नीति है, कौन सा है, और इसमें अगर हमने लेकिन से लिखा है वो क्यों नहीं होगा, ये भी आपको बताना होगा। यहाँ पे देखिए क्या क्या है, लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण करवाना। अब किसके प्रति ये बनवाना है आपको, को पौधे और वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने का, लकड़ी के लट्ठों के गोदाम में भ्रमण करवाएंगे। तो देखिए इतने पेड़ प्रतिदिन काटे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ हो रहे हैं। अब ये चीज़ हो गया। दूसरा, वनों के संरक्षण पर नाटक। अब अगर नाटक हो जाए वनों के संरक्षण पे यानी रोकथाम पे, तो इससे अच्छा क्या हो जाएगा, तो ये चीज़ हो गया। एक तो भ्रमण करवा दिया हमने कि देखिए लट्ठे वगैरह कट रहे हैं, पेड़ वगैरह कट रहे हैं। दूसरा, संरक्षण करवा दिया। तीसरा है, एक पेड़ को अपनाना तथा उसकी देखभाल करना। और अच्छी बात हो गई, इस सारे बच्चे, अगर 30 बच्चे, 30 बच्चों को ये चीज़ हमने दिया, एक एक पेड़ संभालना है तुमको, उसकी देखभाल करना है, तो 30 पेड़ ना तैयार हो जाएंगे। तो ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी बात है, तो ये अच्छा काम हो गया। अगला है, लेकिन एक ऑप्शन नहीं होगा, कौन सा, पेड़ को काटने से बचाने के लिए पोस्टर बनवाना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये बताइए, पोस्टर बनवाना क्यों नहीं होगा। बनवा सकते हैं पोस्टर, आपको पता है जो भी पोस्टर वगैरह जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें किसका ज़्यादा मतलब ये होता है, वो भी पेड़ पौधों से ही बने हैं। अगर पूछ दे बच्चा, आप बनवा रहे हैं पोस्टर, पूछ दे बच्चा कि सर ये जो कागज़ बना है किसका बना हुआ है, फंस जाएंगे। तो सर हम क्यों बनाए पोस्टर, सर उसको एक तरफ से बचा रहे हैं, दूसरी तरफ से हम उसका खर्च भी कर रहे हैं, हम ही खर्च कर रहे हैं, तो बचाएगा सर कौन। फिर आप वहाँ पे निःशब्द हो जाएंगे और उत्तर नहीं दे पाएंगे। जाहिर सी बात है ये नहीं होगा। दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, ऑप्शन निश्चित रूप से सही करके आइएगा। अगला है,
एक ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थी के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु विधि है। कौन सा विधि है ये आपको बताना है। ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थी के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु विधि है। कौन सा विधि है। शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो उसके विद्यार्थी उसकी शिक्षा प्रणाली एवं स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल है। सबसे अच्छा, बहुत बेहतरीन सा ऑप्शन, केवल देखना है, टिक करना है। अगला, आदर्श रूप से विद्यार्थी द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके अधिगम को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए। क्या होना चाहिए। कक्षा में चर्चा, आपसी विचार विमर्श। आदर्श रूप से विद्यार्थियों को क्रियाकलाप के पश्चात कोई भी क्रियाकलाप हुआ उसके बाद दृढ़ अधिगम को जो भी सीखा उसको करने के लिए क्या होना चाहिए। कक्षा में आपसी चर्चा। तुमने ये सीखा, आपने मतलब तुमने नहीं, आपने ये देखा, हमने भी ये देखा, हमने ये किया, वो किया। अब सारी चीज़ चर्चा हो रही है, आपसी चर्चा विमर्श के बाद वो क्या हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा। जो भी उन्हें सीखना होगा ना वो कंफर्म हो जाएगी, हाँ यही होता है। कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आपसी चर्चा से दूर हो जाता है। बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। मैं एक और वीडियो बना दूं क्या। लग रहा है कि थोड़ा सा अब मुझे पानी पीने की ज़रूरत है, कुछ रेस्ट लेना है। अभी पढ़ना बहुत ज़्यादा है बाबू। 125 ही 3-4 पेज पढ़ा पाता हूँ। अगर दिल से मैं पढ़ा हूँ तो 3-4 ही पेज पढ़ा पाता हूँ। चलिए मैं यहाँ से फिर पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं फिर से खींचना चालू कर रहा हूँ। फिर से खींचूँगा, फिर मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होता होगा ज़्यादा। हाँ, ये होता है कि आपको डेटा मिल जाता है, लेकिन खींच के पढ़ाता हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं 16 नंबर वीडियो मैंने खींच के पढ़ा दिया, उसको बहुत अच्छे तरीके से हमको 3 या 4 वीडियो में पढ़ाना था। क्या करूँ, बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन इतना जितना आपने सीखा कल के लिए काफ़ी है टिक करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हमको सिखाना था, कल के लिए काफ़ी है। मुझे तो ये भी कराना था कि एक बार मैं रिवीजन करवा दूँ आप लोगों का। लेकिन जब मैं पढ़ाने लगता हूँ तो आभास नहीं रहता है कि कितना मैं बोल जाऊँगा। लेकिन जितना मैंने बताया इतना भी अगर आपके दिमाग में आ जाता है, ये लास्ट वीडियो नहीं हो पाएगा, इसका एक और पार्ट आएगा, 1 या 2 पार्ट जितना भी बने। लेकिन जितना हमने आज बताया अगर उस तरीके से अगर थोड़ा भी इस्तेमाल उतना कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। पेडागोजी अप्लाइड मोड का क्वेश्चन निश्चित रूप से आपसे नहीं छूटेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।